दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है अवनीश शर्मा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच रजा साहब और अवनीश सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। जी Thank you, वेलकम, थैंक Riva, यू for inviting me. Yeah, Major sir, please, please. सर, थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम कि इंडियन ऑफिसर्स मेडिकल एड फराहम किया पाकिस्तान फिशरमैन को अरेबियन सी में। ये इंडियन न्यूज़ पर खबरें चल रही है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बाइकॉट है। इस पर कोई खबर हम पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से नहीं देखी, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे और साथ में एक और रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया की जानिब से। तो आगाज हम जो है वो मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जो ये रेस्क्यू किया गया है हमारे फिशरमैन को और रेस्क्यू करने के साथ मेडिकल एड फराहम की गई है, और ये खबर सिर्फ इंडियन मीडिया पे चल रही है, पाकिस्तानी मीडिया पे इस पे बायकॉट है। क्या कहना चाहेंगे? इस पाकिस्तानी मीडिया पे हम कोई खबर नहीं देखते इससे रिलेटेड। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें कि आपने क्या पोजीशन ली है, पाकिस्तानी मीडिया पे बायकॉट है या पाकिस्तानी मीडिया पे कोई खबर नहीं तो देखी ये तो आपने? अब आप बताएंगे, पाकिस्तानी मीडिया पे बायकॉट है या फिर ये खबर चलाई नहीं जा रही है, आप बताएंगे रियलिटी। ओके, एक तो ये है कि आप लोग बड़े नौजवान लोग जो है ना वो बड़े हतमी लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पे ऐसा कोई बाइकआउट नहीं है जहां तक मेरी मालूमात हैं। बाकी मैं कोई पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है पैमरा, मैं उसका चेयरमैन नहीं हूं ना उसका स्पोक्स पर्सन हूं, तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये खबर रोकी भी है या क्यों रोकी भी है, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं बनती। तो जहां तक ये खबर जो आपने मेंशन की है कि इंडियन नेवी ने ओमान के साहिल के ऊपर एक ईरानी वेसल थी कि जिसमें एक वर्कर था कि जो आई डोंट नो इंजीनियर थे या इंजन के मैकेनिक थे, लेकिन यह है कि अपनी वेसल या बड़े जहाज के ऊपर उनका जब वो उसकी रिपेयर कर रहे थे, उसमें मेरा ख्याल है उनका हाथ और उनकी उंगलियां जो हैं वो जख्मी हो गई। और उसके बाद तो ये बहरी जहाज़ों की दुनिया में ये होता है कि एक डिस्ट्रेस कॉल होती है कि जब आप एक अपील करते हैं कि जनाब ये हादसा हो गया है तो हमारी मदद की जाए, और उसके ऊपर वहाँ पे जो इंडियन नेवी का जो एक बहरी जहाज था वो वहाँ पे करीब उनकी मदद को पहुंचा, और उनमें इंडियन मेडिकल ऑफिसर प्लस उनके कुछ कमांडोज जो थे उन्होंने उस बंदे को मेडिकल ट्रीटमेंट दी। और उसमें खतरा यह था कि उसके हाथ की, अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो उसका हाथ जख्मी हुआ था या जो उसकी उंगलियां जख्मी हुई थी उसकी वजह से उसका काफी सारा खून बह गया था। तो जब खून काफी सारा बह जाए तो उससे फिर एक बीमारी है जो फौज में वो पढ़ाते भी हैं, गैंगरीन कहते हैं उसको, कि जिससे आपका हाथ जो है वो स्याह होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ऐसा डैमेज हो जाता है कि फिर वो रिपेयर ही ना हो सके। तो उन्होंने उसके ऊपर उनको मेडिकल एड दी है। तो और के ऊपर जो उनके इंडियन नेवी के जो डॉक्टर थे, जाहिर है वो वहां के ऑफिसर होंगे, तो उन्होंने उसकी रेस्क्यू में मदद दी है। तो और मेरा ख्याल में कि उन्होंने बाकायदा ऐसा ट्रीटमेंट दिया है कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हो जाए। तो अब अव्वल इसके ऊपर कोई बाइकआउट नहीं है, लेकिन चूंकि इंडियन नेवी ने मदद की है तो जाहिर है कि इंडिया में यह खबर पहले आई होगी, और इंडिया में खबर आने के बाद यह खबर जो है वो इंडियन मीडिया के ऊपर नशर हुई। मुझे सच्ची बात है कि बड़ी खुशी है कि इंडियन नेवी ने यह काम किया। मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि इंडियन मीडिया ने इसको नशर किया, और मुझे यकीन है कि ये वेरीफाई होती थी, क्योंकि देखिए वो पाकिस्तानी जहाज के ऊपर नहीं थे, वो एक ईरानी जहाज के ऊपर थे। वो जो था पाकिस्तानी बाशिंदा, लेकिन था एक ईरानी जहाज के ऊपर के जिसकी मदद की है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बात है। अगले दिन भी बात हो रही थी कि मेडिसिन जो है वो बियॉन्ड बॉर्डर्स है, कोई भी बीमार हो जाए कुछ हो जाए तो वो उसको जो भी मदद दे सकता हो उसको देनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है, और मेरे हिसाब से इस खबर का नशर करना भी बड़ा अच्छा इकदाम है। आगे जब प्रोग्राम में बात होगी तो मैं आपको चंद ऐसे इंसिडेंट्स बताऊंगा कि जहां पे पाकिस्तान नेवी ने भी बिल्कुल इसी तरीके से इंडियंस की मदद की। तो ये बाकी
शर्मा जी की लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे, लेकिन जो जहाँ पे इंसानियत की बात हो, जहाँ पे किसी को मेडिकल एड देने की बात हो, तो काबिल तहसीन इकदाम है। और मैं तो जाती तौर पे इसको समझता हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव इकदाम है, एक के उसकी मदद करना और दूसरा के इस खबर को नशर करना। इससे दोनों मुल्कों के बीच में जो लोग हैं उनको अच्छा फील करने का मौका मिलता है। सही हो गया। सर, ये 4 अप्रैल की ये खबर है, आपने कहा कि जैसे पहले इंडियन मीडिया पे लगाई गई, तो अभी तक 3 दिन गुज़र जाने के बाद भी पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं इसको जो है वो पब्लिश किया गया। तो क्या इस वो पे आपकी देखें, अगर आपको जिस तरह भी आपने ये मेरे साथ खबर शेयर की है, तो मैं ये खबर जो है, मतलब जाहिर है कि जो मेरा अपना सर्कल है उसमें शेयर करूंगा। तो दूसरा यह है कि आजकल रिबाहा ये एक अच्छा ह्यूमैनिटेरियन इंसिडेंट है, लेकिन दुनिया में इतने और दूसरे रोले लोगों ने डाले हुए हैं ना, वो आपको पता है कि जी कुछ टैरिफ लग रहे हैं, कुछ क्या लग रहे हैं, तो मेरा ख्याल में कहीं उसमें ये खबर जो है वो अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाई होगी। लेकिन आप भी अपने चैनल करें, मैं भी शेयर करता हूं, और मेरे हिसाब से इसमें देखें, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, तो उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल में जो मुझे एक वजह बनती नजर आती है वो ये बनती नजर आती है कि ये जो बैरी जहाज था ये ईरानी था, एक कमर्शियल जहाज था, और ये पाकिस्तानी जहाज नहीं था, तो मे भी उसकी वजह से। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहें ना कि जी हमने तय किया हुआ है कि इंडिया का सिर्फ बुरा भलाई कहना है और इंडिया के जो है ना मतलब कोई अच्छाई बयान नहीं करनी, तो मतलब मैं भी पाकिस्तानी हूँ, साबका फौजी हूँ, तो मतलब मुझे तो किसी ने ऐसी हिदायत नहीं दी। तो अगर आपको मिली है तो आप बता दें ऑन एयर कि जनाब मुझे बताया हुआ है कि ये नहीं करना। आप भी तो ये खबर शेयर कर रही हैं ना। जी सर, मुझे तो ऐसा कोई नहीं रिस्ट्रिक्शन, ये है कि मेरा यहाँ पर मोटिव ये है कि खबर को अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाए। हाँ, शर्मा और जी, बीच आपकी में तरफ बढ़ते हैं। एक थोड़ा मिसाला डाला जाए कि जी क्यों नहीं खबर, वो ठीक है, वो आपकी बात मानते हैं जनाब, ये खबर जो है वो नशर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन मसाला-मसूला तो ख़ैर नहीं। खबर होती ही ऐसी है कि उसमें खुद ब खुद भी मसाला लग जाता है। शर्मा जी, आपकी तरफ बढ़ते हैं। क्या कहेंगे आप इस न्यूज़ को देखते हुए? ठीक है। रिबाब, मेजर साहब ने बता दिया हुआ क्या है। मेजर साहब ने ये भी बता दिया किसने क्या किया है। ठीक है, हमारा एक एनएस त्रिकांड था वहां पे, तो वो टेक्निकल उन्होंने बताया कि एक एसओएस मैसेज टाइप का जैसा आता है मरीन में, वैसे वो मैसेज गया, उसने एक्सेस किया, और ये जानते हुए कि उस ईरानी फिशिंग जो वेसल था, शिप था, उसके ऊपर किसी एक का एक्सीडेंट हो गया था, काफी गंभीर था। इतना तक तो ठीक है, लेकिन उस शिप पे टोटली 11 पाकिस्तानी और 5 ईरानी, तो ये कुल 16 लोग थे। वो जो 11 पाकिस्तानी हैं, उनमें 9 बलूची और 2 सिंधी, और उसके बाद 5 अलहदा लोग। तो बलूची काफी न्यूज में है, सिंधी भी काफी न्यूज में है पाकिस्तान में। यदा कदा सिंध अपने मरहले लेके न्यूज में रहता है, और बलूचिस्तान तो इस समय प्राइम टाइम में है पाकिस्तान के। खैर, दूसरे हवाले से है, तो ये भी हो सकता है कि ये बलूची सिटीजन थे, इसलिए भी पाकिस्तानी मीडिया में कोई इसको तवज्जो ना मिली हो। और रूटीन चीज है, जब मेजर साहब ने बताया, आपने भी बताया कि बड़े बड़े रोले पड़े हुए हैं, तो उसमें फिर ये कहाँ से आ जाए, और फिर भी बलूची तो है, तो चलो भाई 9 बलूच भी हैं, आए गए निपटे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये भी हो सकता है। एक चीज और मैं बताऊं, ये तो सिटीजन है, ये तो पाकिस्तानी सिटीजन है। गुडविल जेस्चर इंडियन नेवी का, चाहे इंडियन मिलिट्री का, चाहे इंडियन सिटीजन्स का, चाहे इंडियन गवर्नमेंट का, उसके लिए मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की जरूरत है रिबा। पूरा विश्व जानता है, जब जब जहां जहां भी कोई नेचुरल क्लेमिटी आई है, ह्यूमैनिटेरियन एड सबसे पहले इंडिया ने मूव किया है, और वो जेस्चर दिखाया है। जब कोविड आया, पूरी दुनिया बिल्कुल जकड़ी हुई थी, उस समय वैक्सीन जेस्चर वो इंडिया ने दिखाया। तो मुझे वो गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने चूंकि सवाल ये उठाया कि पाकिस्तानी मीडिया में क्यों नहीं जगह है, क्योंकि इस पर और क्या बात करना बनता है। बात यही करना बनता है कि अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, किसी ने कुछ अच्छा किया, तो क्या इसको नोटिस में लिया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही एंगल उठाया।
थोड़ा सा मेजर साहब को लगा कि भाई क्यों फिर बिना मतलब, ठीक है निकल गई यार, खबर निकल गई, इंडियन शिप ने बचाया तो इंडिया में थोड़ा जिक्र हो गया, रिबाहा क्यों जिक्र कर रही? उन्होंने कहा भी अच्छा है, 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा तो हो सकता है कहीं से कुछ आ जाए। सवाल ये उठता है कि आपका अप्रोच बिल्कुल सही है। आपका अप्रोच इसलिए मैं कह रहा हूं रिबाहा बिल्कुल सही है कि इस तरह की खबरें मिस नहीं होनी चाहिए प्राइम टाइम से। ये इस तरह की खबरें मिस होना ये दिखाता है कि आप ह्यूमैनिटेरियन जो बातें हैं, जो मानवता की बातें हैं, जिससे आदमियत की बातें हैं, जो तबीयत की बातें हैं, जिससे कुछ अच्छा हो सकता हो, उस पे आप ध्यान ही नहीं, नजर ही नहीं डालना चाहते। ये दिखाता है कि आपकी प्रायोरिटी कहाँ है। बलूचिस्तान में इंडिया का कोई भी रोल खोज लेना, इट्स वेरी इजी एंड वेरी फैंटासाइज मूव। लेकिन अगर कहीं कुछ अच्छा हुआ है दूर ओमान के पास, वहां पर, और एक चीज और मैं बताऊं, ये तो सिटीजन है, आप इनकी चिंता क्यों करेंगे? 71 में 93,000 पाकिस्तानी मिलिट्रीज की भी इसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन सेवा किया था इंडिया ने अपनी जेलों में रख के। मैं आज ही जनरल नियाजी का वो सारा पढ़ रहा था किसी दूसरे रेफरेंस से, और जनरल नियाजी और बाकी ऑफिसर्स ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, उस ऑटोबायोग्राफी को अगर जनरल नियाजी के पाकिस्तान में पढ़ लिया जाए तो ये पता चलेगा कि 1, 2, आधा दर्जन, 2 दर्जन नहीं, 100, 50, 500 फिशरमैन नहीं, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर kept in Indian jails with due ये security, with due मुझे food, प्रॉपर हाइजीन और केयर के साथ और इज्जत एहतराम के साथ। आई एम रिपीटिंग इट, इज्जत एहतराम के साथ। 71 में मेजर साहब तो 93 के नंबर, 93,000 के नंबर्स को ही चैलेंज कर देंगे, कहेंगे नहीं वो सब ऐसा कुछ नहीं है, न जाने कितना था। सवाल ये उठता है कि आप अच्छी खबरों को चुगते नहीं। वो पंछी बन चुका है पाकिस्तान, जिसे केवल और केवल नकारात्मक खबरें। आपका सवाल, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है रिवा। ये बेतुकी बात नहीं है कि पाकिस्तानी मीडिया में इसका जिक्र न होना आप खोज रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव न्यूज क्यों नहीं आती, क्यों नहीं बात होती, बात होनी चाहिए। बाकी चीजें मैं क्या कहूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी तक पाकिस्तान का जो एक बना हुआ सो कॉल्ड ऐसा सिस्टम है जिसमें मीडिया भी शामिल है, और एक चीज और, रेसिप्रोकल होता है ये सारा मामला। मीडिया भी वही चीजें दिखाती है जो उसकी आवाम देखना पसंद करती है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस खबर को आना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। एंड थैंक्स टू यू कि यू टुक इनिशिएटिव एंड वी आर डिस्कसिंग ओवर इट। मेजर साहब आप काउंटर भी कर सकते हैं, उसके साथ हम आपसे एक और न्यूज़ के हवाले से भी डिस्कस एक करेंगे। मिनट पहले इस एक के ऊपर शर्मा जी ने कहा 93,000 और फिर उन्होंने बलोची कहा, तो अब इस खबर को जो है ना, अगर मैं शरारत करूं तो मैं कहूंगा कि जी बिल्कुल तहकीक करनी चाहिए कि ये बलोची क्यों थे और फिर इंडियन नेवी वहां पे क्या कर रही थी और ये सारा कुछ। लेकिन देखिए, मैं तो खुले दिल से कह रहा हूं कि अगर किसी ने किसी की जान बचाई तो वो उसने बहुत अच्छा काम किया और इसके ऊपर शाबाश बनती है, इसके अलावा कोई तनकीद नहीं बनती। और हैट्स ऑफ टू वो जो इंडियन नेवी के ऑफिसर थे जो मेडिकल कोर के थे, मेरा ख्याल है उन्होंने जब असिस्टेंस दी होगी उन्होंने उससे पहले नेशनैलिटी भी नहीं पूछी होगी। हाँ, जब बातचीत हुई होगी, बोली उन्होंने सुनी होगी, तो उन्होंने वहां से अंदाजा किया होगा, और शायद इसका उस जख्मी आदमी को फायदा भी हुआ होगा कि वो उर्दू बोल रहा होगा और इंडियन ऑफिसर जो मेडिकल ऑफिसर है उसको वो सारी भाषा जो है वो बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो काश के कोई ऐसा कैमरा सिस्टम होता जिसमें ये सारा कुछ रिकॉर्ड होता, वो लोग देखते, और यस इसको नशर करना चाहिए, इससे लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन ये जो बलूची बीच उर्दू में बोलते शर्मा हैं क्या जी ने, मेजर साहब? बलूची भाई क्या उर्दू बोलते हैं क्या? बलोची बलूचियों की भाई जबान तो तगड़ी कुछ और उर्दू होती है, आई बोलते हैं। थिंक। नहीं नहीं, वो बलोची बलोची उनकी जो रीजनल जबान है, वो आपको पता है इंडिया में भी बहुत सारी रीजनल जबानें हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारी हैं, तो वो ब्रोही बोलते हैं। लेकिन ये है कि उर्दू बिलअमूम सब समझते हैं। तो अब मैं फिर शरारत करूं शर्मा जी की बात के ऊपर तो कहूंगा कि रॉ के अफसर तो बरोही सीख रहे होंगे ताकि आराम से बलोची में बातचीत हो सके। एनीवेज, तो अब मैं आता हूं इसके ऊपर कि जी ये खबर नशर नहीं हुई, और साथ शर्मा जी ने कहा कि जी, तो रिबाहा पिछले 6-7 साल के अंदर ये पहला इंसिडेंट है कि जिसमें
या 10 साल के अंदर ये पहला इंसिडेंट है कि जिसके अंदर इंडियन नेवी ने इस तरीके से किया है। मैं आपको 3 इंसिडेंट्स बना देता हूं जिसमें पाकिस्तान नेवी ने इंडिया की डिस्ट्रेस कॉल, ये जो SOS कॉल होती है, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। फरवरी 2024 में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान नेवी ने 24 घंटे से एक बैरी जहाज जो कमर्शियल होता है, जो मछलियां पकड़ते हैं, वो गुम हो गया था और उसके ऊपर इंडियन लोग सवार थे, तो उन्होंने उनको रेस्क्यू किया, उनको मेडिकल एड दी। इसी तरह अगस्त 2022 में इनका जहाज था जमुना सागर के नाम से, तो वो इसी तरीके से स्ट्रैंडेड हो गया। उसमें 11 इनके लोग थे इंडियंस, उनको पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बाद वहां पे दिया। इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी ने, ये मेरा ख्याल में, मैं सही डेट्स में ये याद नहीं है, लेकिन यमन में कुछ इंडियंस फंस गए थे, तो पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी की कोऑर्डिनेशन से पाकिस्तान नेवी उन इंडियंस को कराची लेके आई और कराची से फिर एक स्पेशल जहाज के ऊपर उनको इंडिया भेजा। तो शर्मा जी ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, उससे होते हैं, और वो 93,000 का बता रहे थे। वैसे बिल्कुल वो फिगर गलत है, मैं किसी पाकिस्तानी को कोट नहीं करता। मैं इनको कहूंगा कि मुझे बिल्कुल जनरल नियाजी की ऑटोबायोग्राफी में से वो लाइन निकाल के दिखा दें कि जहां पे वो कहें कि 93,000। इनके अपने सुभाष चंद्रा बोसे जो हैं, वो बहुत बड़े लीडर थे, उनकी मेरे ख्याल में पोती हैं शर्मिला बोसे, उनकी एक किताब है बांग्लादेश के ऊपर, उसमें उन्होंने बड़े सही फिगर्स दिए हैं और ये बताया कि ये प्रोपेगेंडा कैसा है। लेकिन आज की बात करते हैं ना, तो अभिनंदन को देखें कितनी अच्छी चाय पिलाई थी कि वो फैंटास्टिक फैंटास्टिक कहते हुए गए थे। तो पाकिस्तान जो है वो भी अपनी जगह पे ये सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से देखता है और पाकिस्तान में बिल्कुल ये नहीं है, पाकिस्तान खुद चाहता है कि अमन हो, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि अमन हो। और मैं इसमें यह कहूंगा कि जहां तक अवाम की बात है, वो तो समझते हैं कि सारे देशों को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन जब हुकूमतें इंडिया की ये तय करके बैठी हों कि जी हर चीज को हमने जो है ना वो फंसाए रखना है और हर मामले को हल करने की बजाय उसमें प्रॉब्लम से प्रॉब्लम खड़ा करना है। शर्मा जी को अगले दिन याद होगा, हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें इन्होंने कहा था 1000% नरेंद्र मोदी साहब नहीं मिलेंगे डॉक्टर यूनुस को। लेकिन देखें, नरेंद्र मोदी साहब बड़ी खुशी से मिले डॉक्टर यूनुस को, बड़ी अच्छी वहां पे बातचीत हुई और उसके बाद डॉक्टर यूनुस ने क्लियर बताया कि जनाब शेख हसीना को वापस करें, वो बांग्लादेश की मुजरिम हैं, उनका बांग्लादेश में काफी सारा हिसाब किताब है जिसको, तो इसलिए बांग्लादेश के मुजरिमों को प्लीज इंडिया में पनाह ना दें। तो अब ये बातें हैं, लेकिन चूंकि मैं आपके टॉपिक पर रहना चाहता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि जनाब अच्छा काम है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान नेवी की भी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें उन्होंने इंडियंस को हेल्प की, क्योंकि वो वहां पे ये झगड़ा नहीं होता रिबाहा समंदर के बीच में कमर्शियल जहाज जा रहा है, उसका तो कोई जंगी मिशन नहीं है ना। तो वो जब जा रहा है, वो अब फंस गए वहां पे, अब जाहिर है कि जो करीब है वही मदद करेगा ना। लैंड के ऊपर बड़ा आसान होता है किसी की मदद करना, लेकिन समंदरों के बीच में आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रही होती, और फिर वो फिशरमैन हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बड़ी मुश्किल समंदरों में वो अपना रोजगार पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या, तो इसमें मैं तो गुजारिश ये करूंगा शर्मा जी को कि इसमें ना बलोची को डालने की जरूरत थी, ना सिंधी को डालने की जरूरत थी। इसमें सिर्फ ये कह देना काफी था कि एक पाकिस्तानी था, उसका हाथ कट गया, उसकी जान को खतरा था और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स ने उसको मेडिकल एड देके बचाया। तो ये मेरे हिसाब से उनका बड़ा शानदार कारनामा है और जिसपे उनकी तारीफ करनी चाहिए। शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, एक हमने देखा है कि 14 कंट्रीज को बैन किया गया है वीजा सऊदी अरेबिया ने, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी इंक्लूड है। क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? हालांकि हम देख रहे हैं कि हम जब न्यूज में देखते हैं तो कहते हैं कि इंडिया के रिलेशन जो है सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। योगा जो है एज अ इंटरनेशनल डे के तौर पर वहाँ पे सेलिब्रेट भी होती है। अभी जो कल इवेंट गुजरा है वो भी वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद तो इम्पोज इंडिया पे तो नहीं बनता, और पाकिस्तान, चले पाकिस्तान ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो मतलब इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी इतने अच्छे नहीं चल रहे, ये भी मान लेते हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे, चले ये भी मान लेते हैं। तो ये इंडिया के साथ क्यों इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है इंडिया के सामने। तो बिल्कुल ये ऐसा सवाल है कि जिसका कम से कम एक इंडियन को जवाब निकालना ही चाहिए, खोजना ही चाहिए। अच्छा सवाल है।
मैं थोड़ा सा उस पर बता दूं। मेजर साहब ने कहा कि आपने बलूची और कितने बलूची, 9 बलूची और 2 सिंधी, 5 सिंधी नहीं करना चाहिए था। नहीं करते साहब। सिंध का मरहला नहीं हो चलता, नहीं करते। हमको पता ही नहीं होता कि ठीक है, हम भी समझते कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश भारत का अंग है, वैसे अपना चुपचाप है, सब कुछ सेटल है। नहीं करते। बलूचिस्तान में अगर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं चलती और पूरा बलूचिस्तान विश्व पटल पर इस समय नहीं छाया होता, तो हम बलूची का भी जिक्र नहीं करते। ये तो ऐसे ही, जैसे मैं खबर पढ़ रहा था, जब रिबा ने कहा कि ये टॉपिक लेंगे, तो मैं ऐसे एक सनसनी निगाह डाल रहा था, तो मैंने देखा कि अरे ये बाइफरकेशन में बलूची है। तो मैंने, चूंकि रिवाहा की ये चिंता थी कि इसको इंडियन मीडिया में तो आ भी गया और पाकिस्तानी मीडिया में नहीं आया, तो मुझे लगा कि ये केवल संयोग है, कोइंसिडेंट है, कि वाकई कुछ है कि बलूची और सिंधी होने की वजह से ये खबर नहीं आई। बहरहाल, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि 1, 2, 3 पंजाबी भाइयों के साथ, अगर पाकिस्तानी पंजाबी भाइयों के साथ बलूचिस्तान में कुछ हो जा रही है, तो वो सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान में हो रहा है और वो बिल्कुल सेंटर ऑफ दी टेबल रख के और उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगा कि डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह की मौसम चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि अरे! यहाँ भी 9 बलूची निकल आए और सिंधी निकल आए, तो बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इंटरनल इश्यू है पाकिस्तान के। रही बात इंडिया के एक नेवल शिप की, तो उसने ह्यूमैनिटेरियन ऐड करी और निकल लिया अपने रास्ते, और मुझे लग रहा है कि उसके बेचारे के 4-6 फ्रैक्चर थे, उँगलियां टूटी थी, तो वो ईरान की तरफ कहीं आगे गया है, उसको किसी दूसरे फिशिंग शिप पे बोर्ड करा दिया गया, तो वहां जाके इलाज हो रहा होगा, और मुझे लग रहा है कि वो थैंक्स टू इंडिया, लव टू इंडिया बोल रहा होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पाकिस्तान के न जाने कितने पेशेंट मेडिकल वीजा पे भारत आते हैं, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता। मेजर साहब ने काफ़ी मेहनत करके 3 पाकिस्तानी नेवी के इंसिडेंट गिनाए। अगर आज की डेट में मेडिकल वीज़ा, अगर इस महीने का मेडिकल वीज़ा सिर्फ देख लिया जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पाकिस्तान के सिटीजन्स को ऑपरेशंस के लिए, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशंस हो, चाहे आई सर्जरी के ऑपरेशंस हो, चाहे आर्थो के कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस हों, इतनी मुश्किलात के बावजूद भी, जबकि ट्रेड बंद किया पाकिस्तान ने, जबकि आपने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए, तमाम चीजें कर दी, इतनी नेगेटिविटी कर दी, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि कभी कोई ऐसी खबर बनी हो कि किसी पाकिस्तानी सिटीजन ने जेन्युइन मेडिकल वीजा के लिए अप्लाई किया हो और इंडिया से उसे मेडिकल वीजा तो छोड़ दीजिए, असिस्टेंस न मिला हो, चाहे वो यहाँ के हॉस्पिटल्स का हो, चाहे वो यहाँ की सोसाइटी में हो। तो ये सारी चीजें गिनाने की नहीं होती कि तू 4 फूल फेंक, मैं 4 फूल फेंकूं, तो फिर वो बॉलीवुड और लॉलीवुड जैसी कोई चीज हो जाती। अब मैं आता हूँ रिबा, आपके इस वाले सवाल पे बहुत कंसर्न है। बताओ, 14 देशों के लोगों पर रोक लगा दिया, वीजा नहीं दे रहे। मालूम है कौन कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश भी इंक्लूड है, पाकिस्तान काफ़ी है, बांग्लादेश है, इंडोनेशियंस। मिस्र है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, अल्जीरिया है, सूडान है, इथियोपिया है, ट्यूनीशिया, यमन और इंडिया भी है। तो गजब हो गया, इंडिया के तो इतने अच्छे संबंध है। हमारे मोदी साहब तो वहां से दुनिया भर के अवार्ड लेके चले आते हैं। वो तो बिल्कुल फिदा हुआ जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जरा इस पर ध्यान दो प्रभा। वीजा पर बैन 14 कंट्रीज के लोगों को टेम्पररी बेसिस पे किन के वीजा पर रोक लगाई है? जो हज और उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं। कहाँ चली गई ये बच्ची? बहरहाल मेजर साहब, हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। किसको वीजा नहीं दे रहे हैं रे बा? हज और उम्रा के लिए जो लोग वीजा मांगने हैं, उनको उन्होंने कहा है कि हम आपको टेम्पररी वीजा नहीं देंगे। तो सबसे पहला, मुसलमानों को वीजा देने से मना किया है। इन्वर्टेड कामा, मुसलमानों को, जो इन 14 देशों के मुसलमान हैं, जो हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उनको वहां की गवर्नमेंट ने टेम्पररी कहा है कि हमारे यहाँ हज और उम्रा करने के लिए तुम मत आओ, हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे। भारत को नहीं मना किया है, मुसलमान को मना किया है। सिर्फ भारत के किसी सिटीजन्स को इन जनरल नहीं मना किया है। 14 देशों के मुसलमान, इंक्लूडिंग बांग्लादेश और इंडोनेशिया और तमाम जो मैंने अभी लिस्ट गिनाई, पाकिस्तान, उनके मुसलमानों को मना किया है। तो ये मसला किसी देश पर यानी भारत पर सऊदी अरब वीजा नहीं दे रहा है, रोक लगाई है, ये मामला नहीं है।
ये मामला प्योर मजहबी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर सऊदी अरब अपने यहाँ भीड़ कम करना चाहता है। उसका रीजन है कि भारत का मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो, चाहे जॉर्डन या इन 14 पाकिस्तान का हो, चाहे इन 14 देशों का हो, जो उसने आधार बताया है, जो रीजन दिया है सऊदी अरेबिया ने, वो ये कहा है कि साहब देखो हमारे यहाँ बहुत भगदड़ मच जाती है, हजारों लोग मर जाते हैं, तुम लोग आते हो हज और उम्रा करने के लिए, उसके बाद यहाँ या तो भीख मांगने पाकिस्तानी रुक जाते हैं, या इंडियन आते हैं मुस्लिम हज और उम्रा करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद यहीं छुप छुपा के अपने रोजगार करते हैं और इलीगल तरीके से यहाँ स्टे करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि केवल हज और उम्रा करने आने वाले मुसलमानों को इन 14 देशों से हम टेम्पररी रूप से रोक लगाते हैं। भारत से अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जा रहा है आप सऊदी अरब में, बता दीजिए कि क्या वीजा पर रोक लगी है? हैव यू रेड दिस न्यूज? अरे वाह, आई होप सो। तो ये खबर जो ये बताती है कि केवल हज और उम्रा करने जाने वाले मुसलमानों पर इन 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, और रीजन दिया है कि यहाँ आप लोग इलीगल तरीके से रुक जाते हो। तो पहला, ये इंडियन सिटीजन्स पर नहीं, भारत पर नहीं, ये बल्कि मुसलमानों पर है, और उसमें भारत के मुसलमान भी शामिल हैं। पहली चीज ये, इसलिए ये कोई डिप्लोमेटिक इशू नहीं है। भारत और सऊदी का क्या रिलेशन है, इसका कोई सरोकार नहीं है। इट्स ए प्योर रिलीजियस इस्लामिक मामला विद इन दी इस्लामिक कंट्री एंड दी Muslims of rest all these 14 countries. So it is nothing to do with India and Saudi Arabia relations and bilateral relations और दोस्ती और फिर यहाँ के नहीं। क्या किसी बिजनेस प्रोफेशनल का वीजा रोका है? नहीं। क्या किसी वर्किंग प्रोफेशनल इंडियन का वीजा रोका है? नहीं। क्या कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हमारा जो वहां पर जा रहा है? नहीं। और आपको पता है कि सऊदीया में नीचे से लेके ऊपर तक इंडियन काम पे भरे हुए हैं, तो उन पे तो कहीं नहीं रोक लगी है। लेकिन आप हज उम्रा का वीजा लेके जाके वहां भीख मांगोगे, हज उम्रा का वीजा लेके पवित्र आप रिलीजियस टूर करने जाओगे और वहां पर जाके आप गलत तरीके से वहां आप जो है दिरहम और दिनार और न जाने क्या कमाने के चक्कर में आप इलीगल तरीके से वहां रुक जाओगे, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्टॉपिंग गिविंग वीजा टू कंट्री लाइक इंडिया मुसलमानों के ऊपर, और वो भी केवल और केवल जो हज और उम्रा के लिए जा रहे हैं, वर्किंग के लिए नहीं है। तो इसे इस तरह से मत बनाओ आप। ये तो देखना है कि अब ये चरित्र क्या है कि सऊदी का मुसलमान जिसको मुस्लिम उम्मा के नाम पर कौम ढोती रहती है, और खास तौर से ये जिम्मेदारी पाकिस्तान पर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि अपने आप को कलमे पर बना मुल्क मानता है। और एक समय ऐसा था और आज भी ऐसा है, इस नशा आज भी पाकिस्तान को यही हाविर होता है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का अकेला रखवाला है। तो मुझे लगता है कि एक मूल इस्लामिक मुल्क जिसको आप अपना कभी मुस्लिम उम्मा का अब्बा हुजूर और सारा कुछ मानते हैं और आज भी हैं वो कैपेसिटी में, वो अगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपको वीजा नहीं डिनाई कर रहे हैं, तो इट्स ए प्लेन रिलीजियस इश्यूज। इसमें इंडिया कहीं नहीं आता। मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी बाहर जाकर इस तरह के इश्यूज हमारे सामने क्यों आ रहे हैं कि वो वहां जाके भीख मांगने लग जाते हैं? यूएई की एग्जांपल ले रहे, क्यों क्राइम रेट पाकिस्तानियों का इस्लामिक कंट्रीज में, यूएई, सऊदी अरेबिया में बढ़ता जा रहा है? अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ रिबाहा? श्योर सर, श्योर। तो मैंने ये India.com से खबर ली है। सऊदी अरेबिया ऑर्डर्स वीजा बैन ऑन इंडिया, पाकिस्तान, 12 अदर नेशंस ड्यू टू 3 नुक्ते। तो ये कह रहे थे कि जी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो मैं भी कहूंगा कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रिबाहा ये जो 3 नुक्ते होते हैं ना, जब ये इंडिया वाले डाल दें तो उसको फिर जरूर पढ़ा करें। तो जब आप इस खबर को तफसील में पढ़ेंगी तो आप आगे देखें तो मिड जून तक ये बैन है जो सऊदी अरेबिया ने 14 मुल्कों के ऊपर लगाया है। वो इसलिए कि इन 14 मुल्कों से, शर्मा जी, इन 14 मुल्कों से सबसे ज्यादा लोग उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं सऊदी अरेबिया में। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। कुछ लोग ये करते हैं कि जी वो जब उम्रे के लिए गए हुए हैं तो वहां पे वो हज में भी शामिल होने की कोशिश करते हैं, तो सऊदी अरेबिया ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिया। ये तो हो गई खबर, मतलब जब आप इसकी तफसील में जाते हैं तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, इसमें कोई ऐसी सनसनी नहीं है। लेकिन जब मन में और कोई खबर ना आए तो फिर आप ऐसी खबरों पे सनसनी फैलाते हैं।
उमरा और वीजा बैन, और पाकिस्तान और फिर इंडिया के मुसलमान जो कि इंडिया के शहरी हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो इंडिया के शहरी हैं। लेकिन शर्मा जी को जब मुसलमान नजर आ जाए फिर इनको उधर भी गुस्सा चढ़ जाता है कि ये इंडिया के भी ऐसे ही होंगे जैसे पाकिस्तानी हैं। तो भले वो उनके अपने शहरी हैं, वो दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो जब रगड़ा लगाना हो तो फिर सबको ये धो देते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने धो दिया उन गरीबों को भी, हालांकि उन बेचारों ने ना पाकिस्तान के साथ कुछ किया ना कराया, लेकिन शर्मा जी की मिजाजे यार में आए तो बस फिर ये सबको ही लपेट देते हैं। तो खबर ये है कि ये एक इंतजामी फैसला इसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उसके ऊपर। और ये बैन पहले भी लगते रहे, कभी कोविड के ऊपर, कभी किसके ऊपर। तो जब उनको महसूस होता है कि जी मतलब, क्योंकि मक्का और मदीना जो है वो तमाम मुसलमानों के लिए एक इबादतगाह है कि जहां पे उन्होंने जाके उम्रा भी अदा करना है, हज भी करना है। और इस दफा यह है कि रमजान के बाद उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया। नंबर 2 के सऊदीया और पाकिस्तान, मैं कहूंगा कि अगर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जिससे सबसे ज्यादा मजबूत ताल्लुकात हैं तो वो सऊदी अरेबिया है। हम सऊदी अरेबिया को एक मुकद्दस धरती समझते हैं, और हम बड़े अदब, वो पाकिस्तान में तो ये लतीफे मशहूर है ना कि वो एक अरबी की और पाकिस्तानी की लड़ाई होगी, तो जब वो ज़ाहिर गुस्से में लोग एक दूसरे को डांटते हैं या गाली वगैरह देते हैं, तो वो जब अरबी में उसने डांटना शुरू किया तो पाकिस्तानी ने हाथ बांध दिए। वो समझा कि जनाब ये तो अरबी में बात कर रहा है तो यकीनन जो है ये अदब के लायक है। तो ये है एहतराम का लेवल पाकिस्तान में। और इसी वजह से आप देखें, इसमें इंडोनेशिया है, इसमें इराक है, इसमें इंडिया है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें तमाम मुल्क हैं कि जहां पे मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। तो इसमें कोई ऐसी सनसनी नहीं है। मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा शर्मा जी से कि हेडलाइन के अलावा नीचे जो थोड़ी बहुत तफसील होती है उसको भी जाके देख लिया करें, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उसको देख लिया करें। वो इसलिए कि आपने इसको सिलेक्ट तो किया, लेकिन ये कोई इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई ऐसी खबर नहीं थी। हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये जरूर है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का भाई है। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया की हिफाजत के लिए, वहां पे पाकिस्तानी फौज मौजूद है, मतलब दीगर तफसीलात, पाकिस्तानी वर्कर्स वहां पे मौजूद हैं। और हमेशा पाकिस्तान ने भी सऊदीया का ख्याल रखा है, और सऊदी अरेबिया ने भी हमेशा पाकिस्तान का ख्याल रखा है। वो इसलिए कि सऊदी अरेबिया ये समझता है कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम उम्मा में कई लिहाज से बड़ी मुमताज हैसियत रखता है। दुनिया की, इस्लामी दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मरहूमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, तो ये भी पाकिस्तान का एजाज हासिल है। पाकिस्तान की फौज जो है वो पूरी मुस्लिम दुनिया में अपनी प्रोफेशनलिज्म और अपने उसके किरदार के हवाले से बड़ी जानी मानी और पहचानी जाती है। तो इसी तरीके से तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तो इसी तरीके से आप देखें इसमें नाइजीरिया शामिल है, अफ्रीका से, वो भी एक बहुत बड़ा मुल्क है। नाइजीरिया की बड़ी आबादी है, उधर से बड़े लोग जो हैं वो हज और उम्रे के लिए सऊदी अरब जाते हैं, और ऐसे इंतजामी फैसले करने पड़ते हैं। अभी देखें तो सही कि क्या कहते हैं इसको, हिंदुओं का अपने बड़े त्यौहार होते हैं, उन त्यौहारों में भी क्योंकि इतना रश हो जाता है वहां पे कि अभी सिर्फ 2025 में मेरा ख्याल में कि जो गंगा रिवर है वहां पे 25 के करीब जो लोग थे वो मारे गए, 90 से ज्यादा जख्मी हुए, क्योंकि स्टैम्पीड हो जाता है, भीड़ लग जाती है, फिर अगर कुछ लोग घबरा जाएं तो उसका रिएक्शन सब तरफ से आता है। तो इसी तरीके से सऊदीया ने भी एक इंतजामी फैसला किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब शर्मा जी क्या कहेंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, मिड जून जो है वो ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते दूर है। तो अगर बैन लगाना होता, कोई साल का लगाते, कोई 10 साल का लगाते, कोई 20 साल का लगाते, तो वो तो हम मानते। लेकिन अगर उन्होंने 6 हफ्तों के लिए, तो हम तो बड़े खुश हैं कि जी सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने ये किया है, और इसीलिए किया है ताकि जो लोग हज पे आए उनको मुकम्मल वो सहूलियात दे सके, और सऊदी हुकूमत की इस पे तारीफ बनती है। और मैं तो समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया जिस तरीके से, देखें पहले लोग हज जाते थे तो 10,000 होते थे, फिर 50,000 हुए, फिर लाख हुए, फिर 20 लाख हुए। अभी देखें ना कि इतने ज्यादा लोगों को, आपको फिगर निकालना चाहिए कि पिछले साल कितने लोगों ने हज किया, तो मे बी 2 मिलियन प्लस फिगर होगा। तो इतने ज्यादा लोगों को इतने दिनों के लिए एक इबादत के लिए बेहतरीन माहौल देना। फिर आपको ये भी पता है कि इस साल जो हज आ रहा है उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होगी सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि टाइमिंग्स ऐसे बन रही है ना, वो चांद की तारीखों के हिसाब से, जिस तरह रोजे जो हैं अभी मार्च में आ गए हैं, तो हज जो है वो मिड जून के बाद होगा। तो ये इंतजामी फैसले हैं। अब आप की हम तारीफ करें कि जनाब इंडियन नेवी के ऑफिसर ने मदद की वहां पे, तो वो आप
तारीफ लेते हुए साथ बीच में बलोच का टुकड़ा फिट कर दें ताकि जनाब फिर आग भड़के, उसके बाद सऊदीया इंतजामी फैसला करे, उसके ऊपर फिर आप डाल दें कि जनाब ये इंडिया के मुसलमानों पे बैन है, बाकी जो इंडिया की पॉपुलेशन है जिसमें हिंदू वगैरह शामिल हैं उन पे बैन नहीं है। तो मैं अब क्या करूं, वो आपके अपने सिटीजन हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए शर्मा जी की इस बात के ऊपर कि भैया जब ऐसी बात आएगी तो शर्मा जी कहेंगे कि ये इंडिया के मुसलमान हमारे नहीं हैं, ये मुसलमानों के मुसलमान हैं। तो मैं अब इस पे और क्या कहूं, मेरे हिसाब से तो बेहतरीन इंतजामी फैसला है, सऊदी हुकूमत की इसके ऊपर पूरी सपोर्ट करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान भी इसके ऊपर सऊदी हुकूमत की पूरी सपोर्ट करेगी। वो इसलिए कि यहाँ से भी बहुत सारे वॉलंटियर्स जाते हैं कि जो हज के इंतजाम को संभालते हैं। तो ये बिल्कुल इन सिंक, सबको पता है ये क्यों हो रहा है, किसी की तरफ से क्या आपने देखा है किसी मुसलमान मुल्क ने इसके ऊपर कोई कहा हो कि नहीं जनाब आपने गलत किया? सब राजी बाजी हैं, खुशबाश हैं। हाँ, शर्मा जी थोड़ी देर के लिए खुश हुए होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि अब ये खबर जब मैंने तफसील दिखा दी आपके स्क्रीन पे, और ये भी मैंने इंडिया की खबर दिखाई है, तो देखें डॉट 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 और 3 डॉट और कॉमा, तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ड्यू टू के बाद असली खबर है, इससे पहले सिर्फ शरारत है। तो आप जब मीडिया की बात करती है ना रिबाहा, तो फिर ये समझें कि जब तक इसमें ये ट्विस्ट ना डाला जाए तब तक ये फुलझड़ी नहीं बनेगी ना। तो खबर होती है मालूमात के लिए, एक खबर होती है सनसनी पैदा करने के लिए। तो ये सेंसेशन है, तो सेंसेशन पे बस ठीक है, जितनी बात कर ली इतनी काफी है। तो आई होप कि आपको मेरी बात से क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये क्या इश्यू था कि जिसके ऊपर वो हुआ है। शर्मा साहब, आप भी कुछ काउंटर कर सकते हैं और एंड पर फाइनल रिमार्क्स बताइएगा हमारे व्यूअर्स को अपने। बिल्कुल ठीक। थैंक्स रिबाहा, आपने सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल स्पोक्समैन का वर्जन मुझे अभी सुनने का मौका दिया, मैंने सुना। और सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल स्पोक्समैन साहब ने अभी मेजर साहब की विंडो से मुझे अभी पूरा कि सऊदी गवर्नमेंट ने, मेजर साहब ने कहा ये कि सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बहुत अच्छा जुमला बोला है आपने, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। रिबाहा, मुझे लगता है कि इंडिया न्यूज और उसके नीचे की 3 डॉट्स, ये वही लिंक है जो आपने मुझे भी इनबॉक्स किया होगा मेजर साहब के साथ कि सर इस पर भी थोड़ा सा तवज्जो डाल लेंगे हम लोग बातचीत के दौरान। सर वो जब मैंने लिंक इस कोई और बात था, वो लिंक हाँ नहीं, कोई मैंने और गूगल था। करके निकाला शर्मा जी। जी कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मेरे स्क्रीन के सामने भी खुला ही हुआ था। मैंने ये खबर आपके ही बताने के बाद जानी है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हम कितने खुश थे, तो आपने भेजा उसके बाद हम खुश हुए हैं। आपने ये बातचीत शुरू करने से पहले जब ये भेजा कि ऐसा भी कुछ हुआ है, तब मुझे ये पता चला कि अच्छा, तब मैंने उसकी तफसीर पढ़ी और पहली डिटेल में ही जब मैंने पहली दफा इस पर बोला इससे पहले, तो मैंने कहा इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। मुझे लगता है कि मेजर साहब ने उस समय सुना नहीं होगा, या जब रिबहा आपके यहाँ ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो थोड़ा पहले जाके ये सुन लेंगे कि इसमें भारत को खुश होने की क्या आवश्यकता है। कोई शर्मा खुश क्यों होगा इसमें? मैंने इस खबर को, जो ये खबर कहती है, मैंने वो बताया और मैंने ये कहा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव खबर है और डिसीजन भी एडमिनिस्ट्रेटिव है। और वहां आयोजक जो हैं, जो उम्रा और हज का आयोजन करते हैं, जो सऊदी अरेबिया जो कि मेजबान कंट्री है, वो वहां के मैनेजमेंट को देखते हुए इन कंट्रीज के मुसलमानों पर रोक लगाई है। जब मैंने ये कहा तो मुसलमानों पर रोक लगाई है, तो बिल्कुल अगर इसमें कोई टेक्निकली गलत हो तो आप बता दीजिए। अगर कोई हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन भी अगर उम्रा और हज करने के लिए जाता हो तो मुझे बता दीजिए कि मुसलमान शब्द मैंने फिर गलत कहा भाई, हैं? तो मैं अगर ये कह देता कि नहीं, भारतीयों पर रोक लगाई है और फौरी तौर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई है, टेम्पररी, मैंने ये भी कहा। आपने जून या जुलाई महीना कहा, मैंने टेम्पररी शब्द का, फर्क सिर्फ इतना है, हो सकता है उस समय आपने ऑडियो बंद कर रखा हो। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने भाई, रोक तो मुसलमानों पर ही लगाई। और तब मैंने यही साथ में ये भी कहा कि उसी सऊदी में जो वर्किंग प्रोफेशनल जा रहे हैं उन पर तो कोई रोक नहीं है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिस्तान हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे सूडानी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो। बट नेचुरल है कि इंडियन वहां पर जरा मजदूर भी जाते हैं, अच्छी खासी संख्या में इंडियन वहां पर लेबर भी अगर जाते हैं, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड वर्कर भी जाते हैं, तो वहां गैंगमैन, इंजीनियर भी जाते हैं, वहां बड़े बिजनेसमैन भी जाते हैं, वहां
टॉप नॉच के बिजनेसमैन और वर्किंग प्रोफेशनल भी जाते हैं, तो उन पर तो कहीं कोई रोक नहीं लगी। लेकिन ये डिसीजन केवल और केवल मुसलमानों के ऊपर अप्लाई नहीं है क्या? इसमें क्या गलत है? मुसलमान कह देने से शर्मा जी के मुंह से मुसलमान निकल गया, एक सही जगह निकल गया, सही खबर बताने के रेफरेंस में निकल गया, किस बात की इतनी ज्यादा परेशानी हो गई? तो इसमें तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। और मैंने बिल्कुल कहा कि भाई ये टेम्पररी है, हट जाएगा। सवाल ये होता है कि वहां पर क्या पाकिस्तानियों के, और उसी में नीचे लिखा है, अगर आप वही इंडिया वाला खबर अगर आप नीचे भी पढ़ें, जहां आप जाके रुक गए, वहां नीचे लिखा है कि आप लोग वीजा खत्म होने के बाद यहाँ रुक जाते हो इन कंट्रीज पे। उसमें इंडिया भी शामिल है। मैंने ऐसा तो नहीं किया। आप क्या समझते हैं, कोई इंडियन सिटीजन अगर वहां रुक जाता है, भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है, तो मुझे क्या गर्व आएगा? हम इतने बेहया लोग नहीं है, हम इतने बेहया संस्कृति के लोग नहीं है, हमें शर्म आएगी। हम कहेंगे कि हाँ ठीक, हम तो इस खबर से मुंह चुराएंगे और उस पॉइंट को हम छुपाना चाहेंगे कि हमारे लोग यार जाके वहां पर इलीगल तरीके से रुक जाते हैं और हमारी इमेज खराब होती है कंट्री की। तो हमें से हमारा कंसर्न तो इस बात का है। लेकिन उसी के साथ ये सच ये भी है कि ये केवल हज और उम्रा के दौरान वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस डिसीजन को लिया है। और यहाँ के जो नंबर्स हैं बट नेचुरल ज्यादा होते हैं भाई नंबर्स। उसमें क्या है, आप नंबर तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ 10-12 लाख मुसलमान रहते हैं। अरे भाई आपसे 1.5 मुसलमान हमारे यहाँ रहते हैं। तो कृपया पाकिस्तान के लोग कम से कम मुस्लिम नंबर्स की बात ना किया करें, क्योंकि जब आपको पता है कि हमसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, तो फिर किस मुंह से पाकिस्तानी नंबर्स की बात करते हैं? नहीं करनी चाहिए नंबर्स की बात। वरना हम अपने सारे मुसलमान एक तराजू पर लाके तौल देंगे तो आपका तो पलड़ा ऊपर हो जाएगा, हवा में लटक जाएगा पाकिस्तान। तो नहीं करना चाहिए, नंबर में ऐसी कोई बात नहीं है। और ये निश्चित रूप से टेम्पोररी डिसीजन है। और ये बात आपको भी क्यों ऐसी खबरें आप वीडियो के लिए उठा के लाती हो? पहले मुझे ये बताओ अगर ह्यूमैनिटेरियन ऐड कर दिया, पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा रही है, बच्चा ठीक है, कुछ और दिखाओ, किसी और चीज पे बात करो जिस पे मजेदार बात हो। हम कोई ये कह सके जबरिया उसको जो है सऊदी अरेबिया का स्पोक्समैन ना बनना पड़े हैं बिला वजह। मैं तो अब सोच रहा था कि कहीं मुझे वो सऊदी अरेबिया का ड्रेस भी दिखेगा और पीछे सऊदी अरेबिया का नेशनल फ्लैग भी दिख मैं जाएगा। आपको और गिफ्ट भेज देता हूँ, मैं आपको तोहफे में भेज देता हूँ पाकिस्तानी ड्रेस। है हमारे पास है। नहीं, पाकिस्तान का वो ड्रेस नहीं है। देखिए साहब, नहीं अब मैं पाकिस्तानी फिर ड्रेस डीएनए भेज पे आ देता हूँ। जाऊंगा। और अब मैं फिर सऊदी डीएनए आ अरेबिया, जाऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, देखिए अरबी खाना बंद कर देना चाहिए। अरबी एक सब्जी का भी नाम होता है, आपको पता है ना? हाँ वो हाँ जी। अंग्रेजी में उसको कुछ कहते होंगे, अरे बाबा बता देना। अरबी हाँ हाँ। खाना बिना मतलब ये पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमानों को और हमारे यहाँ इंडिया वाले मुसलमानों को हम लोग तो सिखाते हैं रोज सुबह शाम, अरबी मत खाओ। अरबी खाना कोई फायदेमंद चीज नहीं है। अपना डीएनए जोड़ो, नहीं तो फिर इतिहास गायब रहता है, आइडेंटिटी के शिकार रहोगे। कभी दिक्कत इस बात की होगी कि कल्चर क्या है, डीएनए क्या है, माँ बाप क्या रहे हैं, कल्चर क्या रहा है, परदादे क्या रहे हैं। ये जब भूल जाओगे तो बिना मतलब उम्मा उम्मा से कुछ नहीं होता। उम्मा उम्मा से यही होता है, 14 रोक दिया उसमें, आप भी शामिल हो, हम भी शामिल हैं, लेकिन मुसलमान ही शामिल है। इसलिए मुसलमानों के मैंने बार बार नाम लिया। और आपको याद है मेजर साहब, मैं आपको टोकता हूँ, आप कितना मुसलमान, कितना हिंदू, कितना करते हैं, और आज मैंने कम से कम 150 बार मुसलमान शब्द बोला है। क्यों? क्योंकि विषय यही है जिस पर अरेबाहा ने बातचीत किया है कि 14 मुल्कों को अगर वीजा नहीं दे रहे तो हज और उम्रा के लिए नहीं दे रहे, इस्लामिक कंट्री नहीं दे रही है, और दूसरे देशों के हमारे इस्लामी भाइयों को नहीं दे रही है। सिर्फ मुसलमान इतने ज्यादा हैं कि इसमें मेरा ख्याल है आप मालूम नहीं आपको क्लियर, सिर्फ उम्रा बैन किया है 6 हफ्तों के लिए। लोग उम्रे के लिए जाते हैं, तो हज बैन नहीं किया, हज पे लोग जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अरे हम हिंदू हैं, हमको नहीं पता वो हज और उम्रा का, ठीक है, मतलब कुछ वो रिलीजियस जो टूर है उसके लिए रोका है, मैं एहतराम करता हूँ, ठीक है, हज के लिए नहीं रोका होगा। अब आप कहेंगे उसमें अब इतनी डिटेलिंग नहीं, इन टोटलिटी जो मोटा मोटा में मेजर साहब, मैं मतलब मैं समझ रहा हूँ, मतलब वहां पर एक जो रिचुअल अपना होता है, उस रिचुअल्स में टेम्पररी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए रोका हुआ है कि धीरे धीरे हम यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट कर लें, क्राउड मैनेजमेंट कर लें। और क्योंकि मेन इवेंट जो है ना, मेन इवेंट हज है, जो मेरा ख्याल है कि जून के बाद डेट्स आएंगी। तो हज की तैयारी के लिए बीच में उम्रा सारा साल होता है, तो उम्रा के रोका है भाई, ताकि उसके लिए इंतजाम। मैं बस दो चार बार आपके साथ और बैठूंगा, तो फिर मैं वो हज उम्रा कितने दिनों का होता है वो सब मैं भी आपको बता दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि रिलीजियस इवेंट है, उस रिलीजियस इवेंट में
जो एक इस्लामिक कंट्री है जो कि होस्ट करती है उस रिलीजियस इवेंट को, उसने 14 देशों के मुसलमानों को आने पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई है कुछ दिनों के लिए, जब उसके यहाँ होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया का मामला नहीं है कि भारत पर रोक लगाए, क्योंकि रिबाहा ने थोड़ा सा मसाला जोड़ा था ना। रिबाहा ने कहा आपके तो रिलेशन बड़े अच्छे हैं, फिर आपको क्यों बैन कर दिया, आपको क्यों नहीं दे रहे वीजा? ऐसा नहीं है बेटा, हमको नहीं दे रहे, मुसलमानों को नहीं दे रहे, भारत को नहीं दे रहे, मुसलमानों को नहीं दे रहे, बस इन 14 कंट्रीज को। थैंक यू सो मच शर्मा जी। एंड पर मेजर साहब अपना आप मैसेज दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। नहीं, मैं कोई मैसेज नहीं दूंगा, वो इसलिए कि इतनी अच्छी मुस्कुराहट पे प्रोग्राम खत्म हुआ है, तो बस इसी पे खत्म करें। थैंक यू सो मच शर्मा जी और मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम थैंक यू, निकाला। कीप इट अप, कीप इट अप, गुड वर्क, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।